Hello everyone. Today we will start force system. सबसे पहले हमें समझना है ये फोर्स क्या होता है. Force is a push or pull which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. सबसे पहले हमें समझना होगा कि फोर्स क्या होता है. फोर्स एक पुश और पुल है जो कि स्टेट को चेंज करेगा. स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा. अब ये स्टेट क्या है? बॉडी की स्टेट रेस्ट पे हो सकती है या मोशन में हो सकती है. मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन. अब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो वो मोशन में चली जाएगी. किस में चली जाएगी? मोशन में. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स अगर एक कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, अगर हम 1 सेकंड बाद चेक करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड. 2 सेकंड बाद चेक कर रहे हैं तो भी 10 मीटर पर सेकंड. 3 सेकंड बाद चेक करेंगे तो भी 10 मीटर सेकंड. दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो वो किस में आ जाएगी? या तो रेस्ट में आ जाएगी या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी चेंज को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं. वेलोसिटी चेंज को ही हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन. तो हमने ये समझा कि जब किसी बॉडी पर पुश या पुल लगेगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. स्टेट चेंज हो जाने से क्या होगा? अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो या तो रेस्ट में आ जाएगी या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी चेंज को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड. अगर हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन. जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन. जैसे ही बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आती है. उसी से हमारे पास F इजकल टू ma फॉर्मूला जो कि न्यूटन द्वारा दिया गया है, यहाँ से ही बनता है. फोर्स इजकल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन. जैसे ही किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगी. दिस इज नोन एज F इजकल टू ma. इसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और सबसे बड़ी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को समझेंगे. अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर हम फोर्स लगाएं यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो बॉडी सामने की तरफ एक्सेलरेट करेगी. अगर हम सेम बॉडी पर
यहाँ फोर्स लगाएं तो बॉडी अब मूव नहीं करेगी, दिस बॉडी विल नॉट मूव। दैट मीन्स कि हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट ऑफ फोर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होंगी? फोर्स दैट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सीलरेशन इन ए यूनिट मास। मीन्स अगर हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है 1 kg और इसमें फोर्स लगाने पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन आएगी, तो हम इसे बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स। इस फोर्स को बोलेंगे हम 1 न्यूटन फोर्स। इसी के साथ आ जाता है अब ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना होगा कि अगर हमारे पास एक टेबल है और इसके पास हम के ऊपर हम एक बुक रख देते हैं, क्या रख देते हैं? बुक। अब इस बुक में मान लिया हमारे पास 1 kg वेट है, 1 kg वेट। अगर हम यहाँ से इस टेबल को हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये जो बुक होगी इसमें एक्सीलरेशन कितनी आएगी? इसमें एक्सीलरेशन आएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी इसके अंदर एक्सीलरेशन आएगी। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल यूनिट को हम जब यूज़ करेंगे, जब हम वेट के बारे में बात करेंगे, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं? W=mg। जितना मास है उसको अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट विल बी आर ग्रेविटेशनल यूनिट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस पर, फोर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वन इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अगर हमारे पास फोर्स है एक 50 न्यूटन का, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर, हम उसे ग्राफिकली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पर दिखाकर शो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बोज नोटेशन। बोज नोटेशन में क्या है? हम किसी भी फोर्स को दो कैपिटल लेटर्स के बीच में लगाकर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक फोर्स है AB, दूसरा फोर्स है BC और तीसरा फोर्स है AC, तो हम इसे डायग्राम में कैसे बनाएंगे? AB को हम सेम डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं, BC को हम ऐसे बनाएंगे और CA को ऐसे बनाएंगे। दिस विल बी आवर बोज नोटेशन। नेक्स्ट इज फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए सिंगल प्लेन और मोर प्लेन्स इज नोन एज फोर्स सिस्टम। अब हमारे पास एक प्लेन है XY प्लेन। प्लेन को हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर ये हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें अगर हमें प्लेन दिखाना हो तो हमारे पास प्लेन है ये दिस इज ए प्लेन, दिस इज आल्सो ए प्लेन। ये हमारे प्लेन है। अब इसमें से हम कोई एक प्लेन ले लें। अगर हम XY प्लेन ले लें, XY प्लेन ले लें। अब इस XY प्लेन में अगर इसी प्लेन में बहुत सारे फोर्स होंगे तो हम उसे बोलेंगे सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन में फोर्सेस एक्टिंग इन ए सिंगल प्लेन, सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहे हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस प्लेन में लग रहा है, किस प्लेन में? इसमें एक फोर्स हमारा इस प्लेन में लग रहा है और एक फोर्स हमारा इस प्लेन में लग रहा है। इसे हम बोलेंगे डिफरेंट प्लेन्स और मोर देन वन प्लेन। दिस इज नोन एज कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में हैं। दिस इज नॉन कोप्लेनर, सभी फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हैं, इसे हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। इसके बाद आ जाता है फोर्स सिस्टम को हम कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
कोप्लैनर के अंदर सबसे पहले आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनकरंट फोर्स सिस्टम। कोप्लैनर कनकरंट फोर्स सिस्टम। अगर हमारे पास एक कोप्लैनर कनकरंट सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा? कोप्लैनर मीन्स इन ए सिंगल प्लेन, जैसा मैंने पहले बताया था सिंगल प्लेन दिखा गया, अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हमने 3 टाइप्स के प्लेन दिखाए हैं। एक्स वाई प्लेन है ग्रीन कलर में, वाई जेड प्लेन है ब्लू कलर में, और एक्स जेड प्लेन है रेड कलर में। अगर सिर्फ एक ही प्लेन में फोर्स लग रहे हैं, एक ही प्लेन में फोर्स लग रहे हैं, उसे हम बोलेंगे कोप्लैनर। अगर सिंगल प्लेन के अंदर फोर्स लग रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोप्लैनर। अब कोप्लैनर में सबसे पहले आ जाता है कनकरंट। सबसे पहले आ जाता है कनकरंट। कनकरंट फोर्स सिस्टम एक ऐसा फोर्स सिस्टम है जिसमें सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट से जाती है, कॉमन पॉइंट से जाती है। जैसे इसको हम देखेंगे ऐसे ही। अगर हमारे पास पहला सिस्टम है कनकरंट, कनकरंट में कोलिनियर फोर्सेस में मींस एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, और उनकी सिंगल दिस इस पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है तो इसे बोलेंगे कोलिनियर फोर्सेस। जैसे दो बच्चे एक रस्से को खींचते हैं, उसे हम कोलिनियर कनकरंट फोर्सेस कह सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मींस एक ही लाइन में एक ही पॉइंट से पास होने वाले फोर्स। ये एक लाइन में फोर्स हैं और एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसे हम बोलेंगे कोलिनियर। इसे हम बोलेंगे कनकरंट कोलिनियर। कनकरंट मीन्स ये सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं फोर्सेस, और कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में फोर्स हैं, एक ही लाइन में फोर्स हैं। दिस इज नोन एज कनकरंट कोलिनियर फोर्स। इसके बाद आ जाता है कनकरंट नॉन कोलिनियर। कनकरंट नॉन कोलिनियर, और ये एक प्लेन में भी हैं, एक प्लेन में भी हैं। अब इसके बाद आता है कोप्लैनर कनकरंट नॉन कोलिनियर। अगर हमारे पास ऐसा फोर्स सिस्टम है जिसमें एक ही प्लेन में काफ़ी सारे फोर्सेस आए हुए हैं, इसे हम बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? कोप्लैनर कनकरंट नॉन कोलिनियर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि नॉन कोलिनियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास किया जा रहा है। अगर ये फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है, और ये F6 है, तो ये सारे कहाँ से जा रहे हैं? ये सारे सिंगल पॉइंट से जा रहे हैं, सिंगल पॉइंट से। सिंगल पॉइंट से अगर सारे फोर्सेस जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कनकरंट। कनकरंट। अगर एक ही लाइन में है तो उसे बोलेंगे कोलिनियर। क्या ये एक लाइन में है? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन में है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। इसके बाद आ जाता है नॉन कनकरंट और पैरेलल। नॉन कनकरंट में दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होता है नॉन पैरेलल। अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे नॉन कनकरंट पैरेलल एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस की। अगर हमारे पास एक बीम है, उस पर हम पैरेलल फोर्सेस लगा लेते हैं, पैरेलल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस क्या हैं? पैरेलल टू ईच अदर हैं, सारे फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर हैं। दिस इज नोन एज नॉन कनकरंट पैरेलल फोर्सेस। अगर हम बात करें नॉन कनकरंट नॉन पैरेलल फोर्स की तो हमारे पास आ जाता है इस टाइप का केस। एक हमारे पास ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, इनको हम बोलेंगे नॉन कनकरंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। क्या ये फोर्सेस पैरेलल है? नहीं, ये एंगल पर हैं, ये एंगल पर लगे हुए हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे नॉन कनकरंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। इसके बाद आ जाता है नॉन कोप्लैनर। नॉन कोप्लैनर मीन्स 3D स्पेस सिस्टम में हमारे पास
फोर्सेस लग रहे हैं। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम में जाएंगे, इसको जूम करेंगे और हम देखेंगे अगर हमारे पास इस पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस प्लेन में जा रहा है और एक इस प्लेन में जा रहा है, इस प्लेन में, इस प्लेन में और इस प्लेन में, ये क्या होगा? नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर एंड कनकरंट, नॉन कोप्लानर एंड कनकरंट। इस तरीके से हमारे पास ये गया है हमारा एक्स जेड प्लेन में, ये गया है हमारा जेड वाई प्लेन में और ये फोर्स गया है हमारा एक्स वाई प्लेन में। इस तरीके से हम नॉन कोप्लानर और करंट फोर्सेस के बारे में समझ सकते हैं। दिस इज नॉन कंकरेंट, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। अगर हम इसी 3D स्पेस सिस्टम में पैरेलल फोर्स लगा दें या नॉन पैरेलल फोर्स लगा दें तो ये 3D सिस्टम में पैरेलल और नॉन पैरेलल फोर्सेस भी दिखाई जा सकते हैं। के बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में बी चेंज टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हमारे पास एक बॉडी है ए, उस पर हमने यहाँ पर फोर्स लगा एफ, तो ये आगे की साइड जाएगी। अगर हम इस फोर्स को ए पॉइंट से लेकर लाइन, सीधी लाइन ऑफ एक्शन पे बी पॉइंट पे ले आएं और इस तरफ फोर्स लगा दें तो क्या हमारा एंड रिजल्ट चेंज होगा? क्या इफेक्ट चेंज होगा? नहीं, इफेक्ट विल बी सेम। तो हम लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हम ए पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, बी पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम फोर्स को इन लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस।